हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए हम भी बढ़िया। फटाफट से एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कैसे हो, और फिर हम जो है अपने टॉपिक्स पे मूव करते हैं। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, जिसका नाम है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैस। जी हाँ, बिल्कुल। आप इसको केमिस्ट्री की बजाय आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम इस इक्वेशन को आगे डिराइव करेंगे। क्या नाम है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए इस टॉपिक को करने से पहले हम आपको ये बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से हम जस्ट रियल में स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब अभी तक हम आइडियल की जो हाइपोथेसिस थी, अब उससे हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और रियल की दुनिया में मूव आउट करने वाले हैं। मतलब साफ है कि अब हम जो बातें करेंगे वो रियल गैस पे करेंगे। अभी तक हमने आइडियल गैस की बातें की थी, बस जस्ट इसी इक्वेशन के बाद, जस्ट इसी के बाद। तो हमने पढ़ा था PV इक्वल टू 1/3 mVRMS स्क्वायर। हमने ये पढ़ा था PV इक्वल टू 1/3 mVRMS स्क्वायर। अगर इसकी बात हम करें, देखो m क्या था? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि PV इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mVRMS स्क्वायर, क्या कोई गलती है? जी हाँ, बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं, बिकॉज द हाफ mv स्क्वायर क्या होता है हम फिजिक्स में पढ़ते आए हैं, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, तो देन दैट कैन बी डिनोटेड एज PV इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए PV इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा 3/2 PV इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड वी ऑल नो PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। वाह क्या बात है, PV इक्वल टू nRT। तो 1 मोल के लिए क्या होगा? PV इक्वल टू RT। दैट मीन्स PV विल रिप्लेस बाय RT। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, दिस 3/2 RT, that will equal to kinetic energy. Wow, that's amazing equation. Now we can see that 3/2 RT equal to kinetic energy. ये आ गई आपकी ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ पे जिसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, हमने यहाँ पे 1 मोल गैस के लिए कैलकुलेट किया। अगर हम बात करें फॉर n मोल दैट विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी? 3/2 nRT। अब हमको पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितने होते हैं? Na होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर ए गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी फॉर ए गैस मॉलिक्यूल दैट विल इक्वल टू 3/2। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहां में RT को हमें Na से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल्स तो 1 ही है। दैट विल इक्वल टू 3/2 kT। और इसको कुछ और नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और हाँ, अब कई लोग रट लेते हैं इसकी वैल्यू, रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। एग्जाम में नहीं आया तो रट के क्या करोगे? क्या श्योरिटी एग्जाम में आएगा? किसने बोला रट लो? क्यों रट रहे हो? क्या जरूरत? अरे भाई जब आपको जरूरत पड़े R को Na से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स K विल बी इक्वल टू R/Na। रटने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है ही नहीं। मैं तो कहूंगा इस फॉर्मूले की भी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो सिर्फ RT की है। 1 मोल के लिए है तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। तो इसको बोलते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT आती है इसकी वैल्यू, 3/2 kT आती है। चलिए अगर इसके बाद हम बात करें, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप वो लिख लेना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी is only and only depend on temperature is only and only, मतलब मैंने 2 बार only लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ कितनी बार सिर्फ? क्या सर सिर्फ तुम? नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। हाँ, सिर्फ तुम। क्यों बोला? लॉजिक था। क्या लॉजिक था? सिर्फ तुम, सिर्फ मतलब सिर्फ ओनली, और तुम का मतलब T, सिर्फ तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रांसलेशनल ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस फॉर्मूले को नोट कीजिए और यहां पर हमने आइडियल वाले पार्ट को फिनिश किया और अब हम धीरे से मूव करेंगे रियल वाले पार्ट में। ठीक है, यहां पर एक टर्म रह गया है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जब मैं इसे रियल पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको वहां पे बताऊंगा व्हाट द एक्चुअल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए और फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, रियल गैस पर। तो रियल गैस की बात करें अगर, तो आपको भी पता है कि देयर इज नो आइडियल गैस इन द एनवायरमेंट। कोई भी गैस जो आप इसे नोट कर लो, फिर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पर अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है रियल गैस। एक पार्ट को हमने फिनिश किया आइडियल को, आइडियल की सारी हाइपोथेसिस को हमने देखा, जो भी कंडीशंस थे हमने देखा। हम बात करते हैं रियल गैस की। वैसे जो कुछ है वो तो रियल ही है, आइडियल तो कुछ है ही नहीं। आइडियल तो क्या था, सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, देयर इज लिखना द gas which does not follow all the ideal gas law या all the ideal gas equation, मतलब जो भी लॉज थे उसको जो गैस नहीं मानती है दैट इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है, रियल गैस। लिखिएगा एनी गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वाह क्या बात यहां पे मैंने आपको बताई है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एनी गैस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर आइडियल गैस कंडीशंस। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी गैस जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है वो आइडियल गैस की कंडीशन को क्या करती है, फॉलो करती है। एक बात ध्यान दीजिए, केटीजी में दो बातें कही गई थी, जो लास्ट की दो बातें थी मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल, पूरी तरह गलत था। एंड द गैस वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, पूरी तरह से गलत था, पूरी तरह से गलत था। ये मतलब किसी भी तरीके से सही नहीं था। तो अगर हम इसकी बात करें तो नोट करिएगा, हाँ चलिए। तो आपने देखा कि अगर कोई भी गैस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे है तो आइडियल गैस को वो फॉलो करेगी। लेकिन क्या होता है कि ये जो गैसें थी, थर्ड पॉइंट लिखना, दीज आर गैसेस डज नॉट फॉलो दी टू हाइपोथेसिस ऑफ द केटीजी। वो टू हाइपोथेसिस कौन सी हैं, पहली द गैस molecule does not interact with each other, and second the volume of the gas molecule will be negligible as compared to the total volume of the container at high temperature and low pressure। मतलब इस कंडीशन पर इसको फॉलो नहीं कर रही थी, इसका मतलब इनकी कुछ अलग प्रॉपर्टी थी। तो जिस कंडीशन पर फॉलो करी थी वो कौन था, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो वो तो कह रहा है। लेकिन ये जो कंडीशंस थी केटीजी की, लास्ट दो हाइपोथेसिस थी आइडियल के लिए, वो मतलब जो था ना कि मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। गैस पार्टिकल का वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इन दोनों हाइपोथेसिस को ये नहीं मान रही थी, किस कंडीशन पर, वो कंडीशन थी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर मतलब एक कंडीशन थी जिस पर मान रही है और एक कंडीशन जिस पर नहीं मान रही। इसका मतलब पूरी तरह से उस लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे इक्वेशन मतलब ग्राफ बनता है P और V के वर्सेस में, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो पहला ग्राफ होता है ये जाके यहाँ पे मिलती हैं। पहला ग्राफ जो होता है वो आइडियल के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो रियल के लिए होता है। आइडियल गैस एंड रियल गैस, पहला और दूसरा दोनों ग्राफ जो होता है ये
आइडियल और रियल गैस के लिए होता है। तो पहला आपका आइडियल के लिए होता है, दूसरा आपका रियल के लिए होता है। ये तो अगर रियल गैस की बातें कि रियल गैस एक्चुअल में क्या होती है, वो क्या क्या फॉलो करती है, वो बात हो गई। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो रियल गैस थी वो जो केटीजी के 2 एजम्पशंस थे उसको हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे फॉलो नहीं करी थी, इसलिए जहां से यहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस की जरूरत आ पड़ी। मतलब यहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस होना मस्ट हो गया। वो कौन कौन से चेंजेस थे इसे आप नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, रियल गैस में जिसका आप सभी ने नाम सुना होगा। हाँ, नाम बताइए। वॉन्डर वॉल। हाँ भाई, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वॉन्डर वॉल इक्वेशन। केटीजी के 2 पॉइंट आपको सबसे पहले नोट करने, इसको लिखने से पहले पहला लिखिएगा कि देयर इज नो इंटरेक्शन between gas molecule. Second, the volume of the gas molecule is negligible as compared to total volume of the container. कंटेनर बोलो या गैस बोलो, एक ही बात हुई, ठीक है। तो पहले ये जो दोनों स्टेटमेंट लिखे गए थे ये मतलब केटीजी के लिए थे। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट थे जरा इस पे ध्यान देना, लिखना। एंड हेंस दीज टू एजम्पशंस आर नॉट फुलफिल ऑल द कंडीशन फॉर रियल गैस एट high temperature and low pressure, hence correction is must required. किसी चीज की करेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब उस पर कोई आफत, विपत, समस्या, प्रॉब्लम आती है। आप समाधान के लिए कब जाते हो? जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तभी जाओगे। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रॉब्लम आप चले जाओगे सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे बड़ा यहीं पे वॉन्डर वॉल इक्वेशन के आने का सबसे बड़ा रीजन यही था जो यहां पे हम समझाना चाहते हैं आपको। क्या था वो रीजन? वो रीजन ये था कि अगर हम वॉन्डर वॉल इक्वेशन की बात करें तो ये दोनों बातें, जैसा मैंने आपको बताया ना, चेंजेस यहीं पर आने हैं आगे चल के। यही 2 पॉइंट पे टारगेट कीजिए कि इंटरेक्शन और वॉल्यूम, बस इंटरेक्शन और वॉल्यूम, इसी पर चेंज आना था। तो सबसे पहला चेंज जो है, हेडिंग डालिएगा प्रेशर करेक्शन। देखो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, प्रेशर करेक्शन क्या है एक्चुअल में। देखो प्रेशर तो तब डेवलप होता है ना जब 2 गैस मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तभी तो प्रेशर आएगा। व्हेन दे विल नॉट इंटरेक्ट देन देयर इज नो चांस ऑफ प्रेशर। भाई अगर वो इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं तो प्रेशर का क्या चांस होगा? तो प्रेशर का कोई चांस नहीं होना है यहाँ पे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर करेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं बात करूं, जो आइडियल गैस में बात किया गया है कि ये हमारा एक कंटेनर है, यहां पे गैस पार्टिकल्स हैं, अब देखो वहां ये बताया गया कि अगर ये आपस में टकराते हैं या यहां से टकराते हैं, किसी भी कंडीशन में यहां पे कोई भी फोर्स कुछ भी डेवलप नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, आओ देखते हैं, अगर हम इसको रियल में बनाएं, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर ये यहां से आते हैं और टकराएंगे, अब देखो 2 बातें हैं, एक तो ये वॉल से टकराएंगे या एक आसपास से टकराएंगे। इन दोनों ही कंडीशन में कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे। यही बात आइडियल में नहीं समझाई जा सकी, जिसके लिए हमको यहां पे करेक्शन करना पड़ा। सो आइए देखते हैं क्या था वो। अगर हम यहां पे बात करें नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, भाई क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा,
पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना करेक्शन हो रहा है, यही जिसको हम बोलते हैं N बाई वी। कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, दैट मीन्स N इंटू Na/V। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल इक्वल टू N इंटू Na/V। अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर पर यूनिट वॉल्यूम N इंटू Na/V। देखो एक्चुअल में क्या होता है तो वो बात समझो आप, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अब हमको, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो होता है एक्चुअल में ये क्या था, सारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। तो जो हमको मिलती है वैल्यू होती है पीसी इक्वल टू N स्क्वायर A/V। एक्चुअल में हमको मिलती है पीसी इक्वल टू N स्क्वायर N स्क्वायर A, मतलब ये कांस्टेंट है, N स्क्वायर A/V स्क्वायर, ये हमको मिलती है पीसी को। देखो मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये N स्क्वायर आएगा, ये Na स्क्वायर आएगा, V स्क्वायर आएगा। Na स्क्वायर तो एक वैसे भी कांस्टेंट है, अगर हम देखने चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ये भी ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि Na तो वैसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में चला जाएगा। और आपको पता है कांस्टेंट में कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जैसे कहते हैं ना कि मतलब घर की मूली साग बराबर, तो वही हाल है। तो कांस्टेंट में चला गया, पीसी इक्वल टू N स्क्वायर बाई V स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकल एकदम फिट बैठ रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्रेशर करेक्शन था उसकी वैल्यू आई पीसी इक्वल टू N स्क्वायर A/V स्क्वायर। मतलब इतना प्रेशर वहां पे बिल्डअप हो रहा था। अच्छा, अगर मैं प्रेशर की, आप देखो प्रेशर ऑब्जर्व की बात करूं तो क्या होगा, प्रेशर आइडियल प्लस पीसी, इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट मीन प्रेशर आइडियल P है और पीसी क्या होगा, N स्क्वायर A/V स्क्वायर। ये आपका P ऑब्जर्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम पूरे आइडियल गैस को, अभी पूरे वंडर वॉल इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये प्रेशर में करेक्शन आपने नोट कर लिया। हमारा अगला टर्म है वॉल्यूम में करेक्शन, इसे आप नोट कर लो, फिर उस पर हम आते हैं। ठीक है, छाप लो भैया, और छापने में कोई गलती मत कीजिए। कहीं भी अगर ऐसे लगता है आपको छापने में प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट में छाप करके बता सकते हो। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए, मिटा दे। और मूवी भी देख रहे हो, देख लेने चाहिए, सही है, पढ़ लो। हाँ, मूवी भी के चक्कर में ना पड़ो। चलिए, प्रेशर करेक्शन के बाद जो अगला टर्म है हम उसे डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, हाँ, मस्त टर्म है। देखो एक्चुअल में जो बात थी वो ये थी कि अब गैस के वॉल्यूम को निकालना पड़ेगा। भाई कैसे कह दिया आपने, क्या सोच के आपने बोल दिया, बोलो मुझे। मेरा घर है, मेरे घर में दो लोग आके बैठ जाएं और मान लो पूरा कमरा है, ये मेरा एक रूम है, जिस रूम में मैं भी पढ़ा रहा हूं, ये एक रूम है। ठीक है, इसका पूरा वॉल्यूम है। क्या इस रूम में मेरा कोई वॉल्यूम नहीं है? अरे मैं मान लो मैं किस रूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा पार्टिकल हूं, पर मेरा अपना वजूद है यार, आप मुझे नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो? नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। एकदम चिल्ला उठा वहां पे, नहीं 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 नहीं, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, अब ऐसा नहीं करूं। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? एकदम चिल्ला उठा, चोरियों से लगा चिल्लाने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो कैसा क्या हो सकता है? आइए उस सब बात को देखते हैं। तो यहां पे ये बोला गया कि जो V गैस होगा दैट विल इक्वल टू V ऑब्जर्व्ड माइनस V मॉलिक्यूल, जो भी होगा नहीं पता मुझे गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा। Vg ये दिया है यहां पे Nv देता है, Nv, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर गैस 1 मोल।
नोट कर लो, ठीक है। तो V को वॉन्डर वॉल कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट। A को भी बोलते थे और B को भी बोलते हैं, जो वहां पे आया था वॉन्डर वॉल कांस्टेंट भी बोलते हैं। अभी हम A और B का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। B को वॉन्डर वॉल कांस्टेंट भी बोलते हैं, साथ ही साथ बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। वॉन्डर वॉल कांस्टेंट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहां तक आपने नोट कर लिया। चलिए अगर हम बात करें इस चीज को, अगर हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को अगर हम अप्लाइड करें बाइनरी सिस्टम के लिए, तो लिखिएगा, देखिएगा, अब लिखिएगा अप्लाइड फॉर ए बाइनरी, अप्लाइड फॉर ए बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अप्लाइड फॉर ए बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहेगी। अप्लाइड फॉर ए बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अप्लाइड फॉर ए बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। इस बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए आपको अप्लाइड करना है। देखिए क्या होगा, चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए। अप्लाइड फॉर ए बाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, अगर हम बात करें, ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। मान लो अभी ये दोनों से सिर्फ क्या हुए, पास पास इंटरेक्ट हुए हैं, तो जरा देखो जो टोटल वॉल्यूम होगा कुछ इतना होगा, जो इन्होंने एक्चुअल में कवर कर लिया होगा। पर इसमें से कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, आपको दिख भी रहा होगा। देखो यहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम है जो इन्होंने इतनी दूरी में कवर किया है, पर ये जो सैडेड फेस है ये तो नहीं कवर किया पार्टिकल ने, पर आएगा तो इन्हीं की रेंज में, पर आएगा तो इन्हीं की रेंज में ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टोटल वॉल्यूम इन्होंने कवर किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, पर जो सैडेड है इन्हीं के एरिया से कटेगा, ठीक है। तो लिख लेना द वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर ना, द वॉल्यूम एक्सक्लूडेड, ये डिस्टेंस कितनी होगी, R एंड R है तो दोनों सेम है। द वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर द स्फीयर, फॉर द स्फीयर कितना हो जाएगा, जरा देखो 4/3 पाई 2R का होल क्यूब, क्योंकि पूरा कवर करेगा ये, दैट विल इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ये तो देखो दो पार्टिकल के लिए, कितने के लिए है, दो पार्टिकल, दो मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम 1 मॉलिक्यूल के लिए बात करें, लिखना वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर, द वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बताओ, हाँ 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, दो के लिए 8 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, तो 1 के लिए कितना 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। अच्छा एक मजे वाली बात, अगर ये हो जाएगा इसका मतलब एक बात बताओ, B क्या होता है, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अच्छा भाई कोई बात नहीं, अगर हम कहें वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर Na मॉलिक्यूल की बजाय हम 1 मॉलिक्यूल Na कर दें तो क्या होगा, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर Na मॉलिक्यूल, इसके लिए क्या होगा जरा देखो, 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई R क्यूब, इतना हो जाएगा 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब जरा बताना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस, Na मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ गैस। देख लो Na मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ गैस। इसको आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम एक्सक्लूडेड फॉर 1 मोल ऑफ गैस। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, B, स्मॉल b इक्वल टू क्या होगा जरा देखो, B इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई R क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई R
क्यूब। ठीक है, तो अगर एक बात करें हम कि B इक्वल टू, देखो B लिखें, B इक्वल टू 4 इंटू, इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो अब देखो B की वैल्यू कितनी प्यारी सी आ गई कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस B इक्वल टू आया 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो आप ये याद रखो, ये याद रखो, कुछ भी याद रखो, बट याद रखो भाई, याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो सब हो जाएगा क्या, लोचा। तो B इक्वल टू क्या है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसे आप नोट कर लो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आपका आया। और इसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B की बात करते हैं, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट की। V इक्वल टू V माइनस एन बी। तो अब फाइनल आएगा आपका वॉन्डरवॉल इक्वेशन। वो फाइनल वॉन्डरवॉल इक्वेशन क्या होगा, जरा देखो, P प्लस PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। ये सब ऑब्जर्व वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। P की वैल्यू क्या थी, P प्लस n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, एंड दिस वन इज V माइनस NV इक्वल टू nRT। ये था आपका वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन, और ये रियल के लिए था। मतलब आइडियल को देखो हमने कैसा बना लिया, सुंदर सा, P प्लस एन स्क्वायर A बाई V स्क्वायर V माइनस NV इक्वल टू nRT। तो ये वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन थी। अगर इसके बाद हम कुछ बात करें, वो क्या होता है जरा देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B, ये जो दोनों कांस्टेंट है वॉन्डरवॉल्स, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम इसकी यूनिट पढ़ते हैं। तो आप यूनिट डायमेंशन पढ़ते हो ना 11th में, क्या पढ़ते हो कि देखो, इसका जो यूनिट होगा P प्लस एन स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, तो P की जो यूनिट होगी वो n स्क्वायर A बाई V स्क्वायर की इक्वल होगी। P की यूनिट होती है ATM, n स्क्वायर का हो जाएगा मोल स्क्वायर A, और वॉल्यूम का हो जाएगा लीटर स्क्वायर। तो यहां से देखो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ATM मोल टू द पावर -2 एंड लीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका A का, होगा कि नहीं बताओ, सिंपल सा है। और अगर V की बात करें तो क्या होगा, V इक्वल टू NV। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम मतलब लीटर, और इसका क्या होगा, मोल इंटू B। तो B की यूनिट क्या आ जाएगी, लीटर मोल इनवर्स, दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, तो मतलब आपने A और B की यूनिट निकाल ली। अच्छा, इंटरेक्शन की बात करें, देखो A क्या था एक्चुअल में, प्रेशर एरर में ये समझो A ये था कि इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल जो आया था वो A था। मतलब अगर A की बात करें तो A की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्या होगी, इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा होगा। मतलब A की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मतलब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ये पहली बात आपके लिए आई निकल के, मतलब इंपॉर्टेंट वाली, कब से तो बात निकल ही रही है, पर ये और भी इंपॉर्टेंट है। और B की बात करें तो आपको पता है कि B क्या था, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल दैट इज डिपेंड अपॉन साइज। इसका मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब अगर B की वैल्यू बढ़ेगी, गैस मॉलिक्यूल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, बिल्कुल बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि समझो पहले V इक्वल टू V माइनस NV था, मतलब V की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब गैस मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो टोटल एक आपका जो एजम्पशन था, वॉन्डरवॉल इक्वेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसी टॉपिक पर फर्दर एक नए टॉपिक के साथ मूव करेंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए, सब्र रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।